आज का ये वीडियो ओबेसिटी से ग्रसित लोगों के लिए है और हम ये जानेंगे कि इसका बचाव क्या है और इसको ट्रीट कैसे करें। सर ये बताइए कि जिन्हें ओबेसिटी हो गई है तो वो ऐसा क्या प्रिकॉशंस लें कि ठीक हो जाएं? ओके, तो ओबेसिटी से जिन लोगों को ऑलरेडी ओबीज हैं उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उनको कैसे बचाव रखना चाहिए ताकि उनकी ओबेसिटी और बढ़े नहीं और कैसे वो ओबेसिटी से निजात पा सके। तो आइए डिस्कस करेंगे। तो अगर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि ओबेसिटी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर है। जीन्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। तो जो लोग भी ओबीज हैं, सबसे पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि ओबेसिटी क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ओबेसिटी पहले समझा जाता था कि हष्ट पुष्ट आदमी है, बहुत हेल्दी है, अच्छा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओबेसिटी आजकल एक बीमारी है और एक हद से ज़्यादा अगर ओबीज हो जाता है तो ये बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है। तो ओबेसिटी से क्या बचाव करना है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी ओबीज लोग हैं उनको 2-3 चीज़ें अपनानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी लाइफ स्टाइल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली कम से कम आधे से 1 घंटा उनको डेली एक्सरसाइज करनी है। अब सबके पास ये बहाना होता है कि नहीं, हम बहुत देर तक काम करते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें इस बीमारी से बचना है या इससे ट्रीट करना है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी एनी हाउ। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो वो सारा पैसा बेकार है। क्योंकि जब आपकी फिजिकल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप पैसे को यूटिलाइज कहाँ करेंगे। तो इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आधा से 1 घंटा आप अपनी हेल्थ के लिए निकालें। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। आप सुबह उठिए, सड़क पे निकल जाइए, पार्क में निकल जाइए, तेज चलिए, धीरे धीरे चलिए। आप शुरू में नहीं चल पाएंगे, आपको सांस फूलेगी, थकावट होगी, लेकिन उसको आप शुरू में 10 मिनट चलिए डेली, फिर उसको 5 मिनट बढ़ाइए, हर हफ्ते 5-5 मिनट बढ़ाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब आधा से 1 घंटा आराम से चलेंगे। तो एटलीस्ट WHO ने भी रिकमेंड किया है कि आप कम से कम 10,000 स्टेप डेली चलें। 10,000 स्टेप, आप सबके पास आजकल मोबाइल है, उसमें स्टेप आ जाती हैं। तो अगर आप 10,000 स्टेप डेली चलेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो अगर ये कोई बहाना नहीं कि हम जा नहीं सकते हैं, अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो आप शाम को जाइए, लेकिन कम से कम आधे से 1 घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करिए। इसके अलावा अगर आप यंग हैं, आपको जिम जाने का शौक है, तो आप जिम जा सकते हैं। वहाँ पे कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जो हमारी फीमेल हैं वो घर में म्यूजिक में डांस कर सकती हैं, जुम्बा कर सकती हैं। मतलब उनको कम से कम आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसमें पसीना निकले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, ओबेसिटी से बचाव के लिए और ट्रीटमेंट के लिए भी। दूसरा है डाइटरी मॉडिफिकेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए आपको किसी एक ट्रेंड डाइटिशियन से मिलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये सबको पता होता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। डाइटिशियन क्या करेंगे, आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका आइडियल बॉडी वेट लेंगे। मतलब आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है, अभी क्या है और होना कितना चाहिए। तो सपोज आपका वेट अभी 100 किलोग्राम है और आपका आइडियल वेट होना चाहिए 70 किलोग्राम, तो 30 किलो का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका वो एक डाइट चार्ट बनाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है और आपका आइडियल वेट जो होना चाहिए उसके हिसाब से आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे। उस डाइट को जितना मिलता जुलता हो सके उसको आपको फॉलो करना है और ये लंबे समय तक फॉलो करना है। हम देखते हैं, हम दिन भर खाते रहते हैं, कभी हमने समोसे खा लिए, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, हमें पता नहीं लगता है कि इसमें कितनी कैलोरी चली गई। लेकिन एक बार आपने अपना डाइट चार्ट बनवा लिया तो आपका फिक्स हो जाता है कि हमें इधर उधर की चीज़ें नहीं खानी है और हमें जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है उस पर स्टिक रहना है, एडेयर रहना है। तो एक बार आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन कर दिया तो आपका वेट फर्दर नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपके डाइटिशियन ट्रेंड है, अच्छे हैं, तो वो आपका ऐसा डाइट चार्ट बनाएंगे कि जो भी एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में है वो धीरे धीरे बर्न आउट होगा। मतलब जो भी एक्टिविटी आप करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे और डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उससे आपका वेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। जो लोग ओबीज हैं वो अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करें और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम खुद कर सकते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज। तो ये प्रिवेंशन के लिए और प्रिकॉशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ओबीज पेशेंट्स।
सर जो ओवरवेट की कंडीशन में है, ओबेसिटी नहीं है, वो ऐसा क्या प्रिकॉशंस लें कि उन्हें ओबेसिटी ना हो, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी ओबेस की कंडीशन से आती है तो उनको क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इसी समय काम करना है। मतलब जब व्यक्ति ओवरवेट कंडीशन में है, ओबीज नहीं है, उस समय अगर हम कुछ प्रिकॉशन लेंगे तो ओबेसिटी से बच सकते हैं। दूसरा, अगर जिन लोगों की फैमिली में ओबेसिटी है, मतलब जेनेटिक है कि हाँ उनके फादर मदर या कोई भी पेरेंट ओबीज हैं या सिबलिंग ओबीज हैं, तो ऐसे लोगों में ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या प्रिकॉशन करें जिनसे कि वो ओबीज ना हो? जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे ही आपका BMI 25 क्रॉस करे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि हम फ्यूचर में ओबीज हो सकते हैं। और ये कंडीशन तभी शुरू कर देनी चाहिए, स्पेशली एडोलेसेंट में, किशोरावस्था में। जब बच्चा 5th क्रॉस करता है और एडोलेसेंट होता है, उसी समय ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो हम बच्चों का हाइट के हिसाब से एक ग्रोथ चार्ट होता है, ग्रोइंग चार्ट होता है, जिसमें कि हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना है। तो अगर हाइट के हिसाब से उसका बच्चा ओवरवेट हो रहा है तो हमें उसी समय कॉन्शियस हो जाना चाहिए। हमें बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करानी है। आजकल सब जगह एकेडमी होती है, तो हम उसको एक ऐसा फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कराएं, लाइक बैडमिंटन, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई और ऐसी आउटडोर एक्टिविटी, जिससे कि उसको कम से कम 1 से 2 घंटा खेलने को मिले। आजकल बच्चे पढ़ने में, मतलब पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों के पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आजकल सब फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट का कल्चर हो गया है, खेलने की जगह नहीं। तो एटलीस्ट उसको ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन कराएं जिससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंट वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। एडोलेसेंट कंडीशन में अगर बच्चा ओवरवेट है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी कराएं। दूसरा जो मैंने बताया कि डाइटरी मॉडिफिकेशन। अब बच्चों के लिए तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जंक फूड बंद कर देना चाहिए। एटलीस्ट महीने में 1 बार जंक फूड ले सकता है, लेकिन डेली उसको मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा ये नहीं होना चाहिए। इससे भूख तो बच्चों की पूरी हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को ओबेसिटी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंट या जो एडल्ट भी हैं, अगर उनको ओबेसिटी नहीं है तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट है अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। एटलीस्ट जो मैंने बताया कि 30 मिनट से 60 मिनट तक डेली ब्रिस्क वॉकिंग करें या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, उसकी वजह से उनको ओबेसिटी में कन्वर्ट होने में बहुत सहायता मिलेगी, मतलब ओबीज कन्वर्ट नहीं होंगे। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज। अभी तक हमने जाना कि ओबेसिटी के प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। अब हम ये जानने वाले हैं कि ओबेसिटी का क्या ट्रीटमेंट है। जिन्हें ओबेसिटी हो गई है वो क्या ऐसा करें कि वो ओवरवेट या ओबेसिटी की कंडीशन को ठीक कर पाएँ। सर अब ये बताइए कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट क्या क्या है? ओके, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओबेसिटी के ट्रीटमेंट का 2-3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट पेशेंट को करना होता है, मतलब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन। जैसा मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी और दूसरा डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। तो ये दोनों एक कंपोनेंट हैं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए। 3 ट्रीटमेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट डाइटरी मॉडिफिकेशन, दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी और तीसरा होता है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट मीन्स जो दवाएं दी जाती हैं ओबेसिटी के लिए। पहले ये देखा गया है कि ओबेसिटी की कई सारी दवाएं आई और चली गई, उनका कुछ का इफेक्ट था, कुछ का नहीं था, कुछ के साइड इफेक्ट थे। लेकिन अब ये बहुत सारी नई दवाएं आ गई हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हैं। तो आइए अब डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी की कौन कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं। तो ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो 2 तरह की दवाएं होती हैं। एक होती हैं लाइपेज इनहिबिटर्स, जो कि हमारे इंटेस्टीन पे काम करती हैं। इन दवाओं को खाने से पहले लिया जाता है। 2 दवाएं होती हैं, सेटेरलिस्टैट और ऑर्लिस्टैट। तो ये क्या करती हैं, हमारे जो भी हम लोग कुछ खाते हैं, खाना जो भी भोजन लेते हैं, उसमें जो भी फैट होता है उसको एब्जॉर्प्शन को रोकता है। क्योंकि ये लाइपेज इनहिबिटर होती हैं, तो जो भी फैट हम खाते हैं वो फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होता और वो इसी फॉर्म में निकल जाता है। तो धीरे धीरे जब हम फैट शरीर से निकल जाएगा तो जो भी शरीर में फैट है वो थोड़ा सा बर्न आउट होता है, ताकि जो भी हमारी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमारे स्टोरेज फैट से लिया जाता है। तो ये थोड़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। प्लस कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। क्या साइड इफेक्ट होते हैं? एब्डोमेन में ब्लोटिंग होती है, लूज मोशन हो सकते हैं। तो ये जो दवाएं होती हैं सेटेरलिस्टैट और ऑर्लिस्टैट, इनके थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं और ये मॉडरेट वेट लॉस करती हैं। दूसरे ग्रुप की ड्रग अब आई हैं GLP-1 एनालॉग। ये बहुत ही कॉमन ड्रग आई हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो 2 ड्रग इसमें हैं, एक है ओजेम्पिक जो कि अभी रिसेंटली आई है और दूसरी है मोन्जारो।
तो ओजेम्पिक जो है वो GLP-1 एनालॉग है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये GLP-1 ग्रुप की ड्रग है ओजेम्पिक। इसका जो मतलब कंपोनेंट है वो सीमाग्लोटाइड है। तो ये इंजेक्टेबल फॉर्म में है, ओरल भी आती है लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। बट जो आजकल इंजेक्टेबल आई है, सबक्यूटेनियस लगती है सीमाग्लोटाइड, जिसको ओजेम्पिक नाम से आई है, वीगोवी नाम से आई है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरी ड्रग है टिर्जेपिटाइड, मतलब टिर्जेपिटाइड इसका कंपोनेंट है, जो मतलब इसमें मॉलिक्यूल होता है वो टिर्जेपिटाइड होता है। तो ये ड्यूल एनालॉग है, GLP-1 एनालॉग प्लस GIP, ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसकी वजह से ओबेसिटी कम होती है। तो अगर ओबेसिटी की बात करें तो मैंने जो फर्स्ट ग्रुप की ड्रग बताई है, दूसरी सेकंड ग्रुप की ड्रग। जो सेकंड ग्रुप की ड्रग्स हैं ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो ओजेम्पिक और टिर्जेपिटाइड मतलब मोंजारो, ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है और इनका जो बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, कम से कम 50,000 पेशेंट में ट्रायल हुआ है और इनका जो वेट रिडक्शन की क्षमता है बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर ओजेम्पिक का देखा जाए तो 18 से 20% और मोंजारो या टिर्जेपिटाइड की बात करी जाए तो ये अप टू 20 से 23% वेट लॉस करता है। मतलब किसी पेशेंट का अगर वेट 100 kg है तो उसका वेट 80 kg के आसपास आ जाता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है, मतलब 20% वेट लॉस बहुत ही इफेक्टिव है। तो अब ये जो ड्रग्स आई हैं ये हाईली इफेक्टिव हैं और वाइडली अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये है कि जो भी ड्रग्स हैं इनको हमें अपने आप से नहीं लेना है। ये जो भी ड्रग्स होती हैं, क्योंकि डॉक्टर को बेटर पता होता है कि कौन सी दवा किस पेशेंट के लिए फिजिबल है, किस पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो कभी भी हमें या किसी भी पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन के द्वारा ये दवाएं नहीं लेनी होती हैं। डॉक्टर की एडवाइस पे फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट ए गुड क्लिनिशियन। तो अगर वो आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनकी सहमति से या उनकी सलाह से ये ड्रग लें और रेगुलर फॉलोअप में रहें। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होते हैं या कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये हाईली इफेक्टिव ड्रग्स हैं, थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं लेकिन आपकी हेल्थ से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये ड्रग्स काफ़ी इफेक्टिव हैं। क्या सर इन मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी हैं? अगर हैं तो वो क्या क्या हैं? ओके, जितनी भी मेडिसिन होती हैं थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो सभी मेडिसिन के होते हैं। तो अगर जो मैंने 2 तरह की दवाएं बताई, एक तो जो ओरल खाने वाली बताई ऑर्लिस्टेट एंड सिटेलिस्टेट, इनके साइड इफेक्ट थोड़े से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट होते हैं। लाइक पेशेंट को थोड़ा ब्लोटिंग हो सकती है, लूज स्टूल हो सकता है, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है तो लूज स्टूल हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही माइनर होते हैं और शुरू में होते हैं, बाद में पेशेंट इसको एडजस्ट कर लेता है तो वो ठीक हो जाता है। तो ये तो इसके साइड इफेक्ट हो गए। दूसरा जो मैंने GLP-1 एनालॉग के साइड के बारे में बताया, जो तो इसके साइड इफेक्ट थोड़े बहुत होते हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं वो भी वही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट होते हैं। लाइक पेशेंट को पेट फूलना, ब्लोटिंग होती है, पेशेंट को नौशिया हो सकता है, जी मिचला सकता है, समटाइम्स थोड़ा बहुत वॉमिटिंग हो सकती है। और क्योंकि ये गैस्ट्रिक इम्बिटिन डिले करती है तो ब्लोटिंग काफ़ी कॉमन होती है, मतलब पेशेंट को लगेगा कि उसका पेट हल्का सा फूल रहा है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में लूज मोशन या डायरिया हो सकता है, कुछ में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि धीरे धीरे पेशेंट टॉलरेट कर लेता है और ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए शुरू में लो डोज दी जाती है कि पेशेंट उसको टॉलरेट कर ले। एक बार पेशेंट टॉलरेट कर लेता है तो धीरे धीरे साइड इफेक्ट उसके खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट होते हैं और सबको नहीं होते हैं, 1 से 2% लोगों में होते हैं और GI साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट है कि ये हमारे ब्रेन पे भी काम करती है दवा। तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उसको वहाँ पे एक्ट करती है, तो हमारी एपेटाइट को कम करती है। तो पेशेंट की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब हमें भूख कम लग रही है। तो ये तो ओबीज लोगों में अच्छी बात है कि उनको भूख कम लग रही है। तो ये साइड इफेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि पेशेंट को भूख कम लगेगी तो ऐसे ही कम खाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है, लेकिन ये डेफिनेटली साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ पेशेंट में पैनक्रेटाइटिस देखा गया है, बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है पैनक्रेटाइटिस। तो ये पैनक्रेटाइटिस भी कुछ लोगों में देखी गई है। तो जिन लोगों को पैनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है या जिनके घर में किसी को पैनक्रेटाइटिस हुआ है, उनको ये ड्रग अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारे इसके कॉमन या बहुत ही मिनिमल कॉम्प्लिकेशन होते हैं या साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि इजिली टॉलरेबल होते हैं। क्या ओबेसिटी एक क्यूरेबल डिसीज है? जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। तो ओबेसिटी हाँ बहुत हद तक ट्रीटेबल डिजीज है, मतलब ओबेसिटी रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर हम क्यूरेबल की बात करें कि अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बंद कर दिया, दवाएं बंद कर दी, तो ये फिर से वापस आ सकती है। तो अगर कहा जाए तो ये पार्शली क्यूरेबल है, मतलब पूरी तरह से क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि क्यूरेबल का मतलब होता है कि एक बार हो गई डिजीज, सही हो गई, फिर दोबारा नहीं हुई।
तो अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, खाना पीना फिर से वैसे ही शुरू कर दिया तो फिर से हो सकती है। तो इट इज़ पार्शली क्यूरेबल डिजीज, नॉट फुली क्यूरेबल। तो आज हमने अपने डिस्कशन में जाना कि ओबेसिटी से कैसे हम बचाव करें, इसका क्या ट्रीटमेंट करें और कैसे फर्दर फॉलोअप करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।